कैसे हैं आप लोग? दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके सामने। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया था जो 50 प्रश्नों का है। वास्तव में 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब एक तरह सामान्य अध्ययन को देखा जाए, सामान्य अध्ययन में अगर भूगोल के परिचय की बात कहते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे और आपके लिए, कि जब हम लोग इसको पठन पाठन शुरू करेंगे तो हम इसकी पूरी विधिवत व्याख्या लेंगे। मानिए हम लोग ऐसा नहीं लेंगे केवल हम लोग को सामने से ओरली पढ़ते जाए, ये इसका प्रश्न है, इसका उत्तर है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसकी संपूर्ण व्याख्या को हल करते हुए पढ़ेंगे। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि अगर एक बार ये पढ़ते जाए तो जीएस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद से अगर कहीं से प्रश्न आता है वो प्रश्न आपके गलत ना हो, मैंने इस बात पे भी हमें फोकस करके रखना है। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है और प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है कि किसी भी स्थान, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? प्रश्न क्या है? उच्च ज्वार। तो उच्च ज्वार भाटाओं की बात करें तो ये टाइड कहते हैं, इसे हाई टाइड लो टाइड के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो आपको भी पता होगा कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं। तो ज्वार भाटा चंद्रमा की जो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसी की वजह से ज्वार और भाटाओं का जन्म होता है। अगर ज्वार भाटा आने का मेन कारण क्या है? जो समुद्र में जो लहरें ऊपर उठती हैं, सागरीय जल का ऊपर उठता है, उसे हम ज्वार कहते हैं, और नीचे जाने को हम क्या कहते हैं? भाटा। माने साफ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ऊपर जो जाता है ज्वार और जो नीचे आता है वापस आने के जाने को भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार को कहते हैं हाई टाइड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हाई टाइड के नाम से जाना जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की प्रत्येक स्थान पर 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार, 6 घंटे 12 मिनट के बाद, 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। इसके बारे में पूरी तरह विधिवत हम आपको बताएंगे, एक ही प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा समय अपना दीजिएगा, जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। आइए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय हम लेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमारा हो गया सूर्य हो गया, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य के बाद यहाँ पे हमने पृथ्वी ले लिया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बाद यहाँ पे हमने चंद्रमा ले लिया। देखिए सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक ही दिशा में होती हैं, एक ही समकोण पर होती हैं, तो सब में उच्च ज्वार आता है। क्या आता? उच्च ज्वार, हाई टाइड आता है। लेकिन हाई टाइड में भी एक बात याद रखिएगा कि इनमें एक बार जैसे यहाँ पे हमने कल्पना की, यहाँ पे ज्वार आ गया, ठीक है। ज्वार आया कितने बजे? मान लेते हैं 8 बजे क्लास मेरी शुरू हुई, 8 बजे मान लेते हैं। तो 8 बजे के लिए 8 बजे अगर यहाँ पे दीर्घ ज्वार आया तो अगली बार ठीक इसके ठीक पीछे यहाँ कितनी देर का अंतर होगा? यहाँ पे जो अगली बार ज्वार आएगा वो 8 में 8 बज की अगर पीएम पे है, कितने पे? पीएम पे, तो ये यहाँ पे आएगा 8 बज पूरा 8 देखते हैं, अभी इसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, 8 AM पे, ठीक है। फिर अगली बार जब आएगा तो लेकिन इसमें 12 घंटे के अलावा भी लगता है समय। वो क्यों लगता है वो मैं डिफाइन करना चाहूंगा, आपको ध्यान से देखिएगा। इसको क्लोज कर दीजिए तो सौरभ। तो क्यों लगता है उसको भी देखिएगा, क्योंकि जब ये पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, जो चंद्रमा है ये भी अपनी धुरी से क्या होता है? थोड़ा सा उठकर ऊपर चला आता है। जब चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो पृथ्वी को इतनी दूरी तय करने में कुछ समय लगता है। माने एक चक्कर पूरा आने में 52 मिनट का समय लगता है। लेकिन यहाँ पे आने पे यहाँ पे कितना मिनट लगेगा? प्लस 26 मिनट लगेगा। मतलब 12 घंटे 26 मिनट। लेकिन भाटा कितने पाएगा? यहाँ पे 8 बजे आया, फिर यहाँ पे आएगा 13 मिनट विलंब से, 26 मिनट विलंब से, 39 मिनट विलंब से, फिर अगली बार जब आएगा तो 52 मिनट के विलंब से आएगा। इसलिए एक बार ज्वार के अगली बार ज्वार आने में पूरा टोटल अगर देखा जाए कितना समय लगता है? 24 घंटे 52 मिनट का होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो होगा वो कितना होगा? 10 घंटे 26 मिनट। कारण आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आपका विकल्प होगा वो होगा 12 घंटे 26 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मतलब समझ में आ गया। इसका कारण सीधा सीधा है कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार भाटाओं का जन्म होगा। तो जैसे आप जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलेगा। इसके बाद तुरंत अगली क्लास चलेगी, ठीक है, जाइएगा मत। इसके बाद तुरंत फिर पॉलिटी की क्लास चलेगी। बाकी टॉपिक पे हम उसके टॉपिक पे जब लाइव होंगे उस टॉपिक बात करेंगे। पढ़ाते समय अन्य टॉपिक पे हम बात नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया ज्वार और भाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र है? माने किस ग्रह पे, किस प्लेनेट पे वाटर साइकिल है? तो इसका विकल्प के बाद आपको उत्तर पता होगा। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध, इन सभी ग्रहों के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन बताते चलेंगे। हाँ, सुपर टेट की क्लास में है ये सुपर टेट के लिए KVS, DSSB,
जिसमें भी सोशल साइंस आता है, जिसमें भूगोल का अध्याय है, वहां के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास में से एक है। इसलिए इसके बाद पूरी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा एमपीटीडी क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अभी उसकी नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे, कैसे क्लास ज्वाइन करनी है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये देखा कि देखिए बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ग्रहों वाला ग्रह है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जो है वो हमारी पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, जिस पर जल चक्र है, जिस पर वाटर साइकिल है, इस पर जल मंडल, वायुमंडल, मतलब चारों प्रकार के मंडल विद्यमान है। और पानी की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। समय कम है, इसलिए हमें पूरी तरह से व्याख्या करनी होगी। ये प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी, डेली चलेगी, या प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से चलेगी। बीओ की नोट्स, बीओ की क्लास सब आपको उपलब्ध होगी। मैं उसके बारे में भी बताता हूं, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बाकी बातें करते हैं। सुपर टेट की, केवीएस की सभी बातें करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। समय बहुत बहुमूल्य है, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। हाँ, लाइट के लिए भी देखते हैं, 2-4 दिन का समय दीजिएगा, लाइट को भी सही कराते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति नहीं होगा। मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। मंगल पे 2 ग्रह हैं, फोबोस और डोमोस हैं। एक बात, विश्व का, दुनिया का, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता है कहां पे? मंगल पे, निक्स ओलंपिया। आपको दुनिया तो पता है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पूरे ग्रह की बात किया जाए, 8 ग्रह की बात किया जाए, तो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे है, और इसे लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर आते हैं बुध के बाद, यह पृथ्वी के सबसे पास का है और 88 दिन में चक्कर लगाता है, सबसे नजदीक है। ठीक, जी सही जवाब, आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर पृथ्वी होगा। आगे बढ़ते हैं। घबराइएगा नहीं सर, इतना कहीं विधिवत समझा रहे हैं, इसको जरा सा भी घबराइएगा मत। क्षुब्ध ग्रह एस्ट्रोनॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? आइए इनके बारे में मैं 5 मिनट का समय लेके बताऊंगा। खूब ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वास्तव में अगले रेस में अंत में चयन होना है, ठीक, तो उसके लिए आपको पूरे मनोयोग के साथ देखना होगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ कभी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा क्षुब्ध ग्रह एस्ट्रोनॉइड बेल्ट कैसे होता है, क्यों होता है, उन सभी के बारे में मैं डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। और मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़ें, भागिएगा मत। लाइक सभी कर दीजिए, शेयर सभी कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि सुपर टेट, केवीएस, डीएसबी जहां पे भी जनरल स्टडी की बात आएगी वहां के लिए हो जाएगा। एमपीटीडी क्लासेस परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। अभी पढ़ा लेने दीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने भी उम्मीद लगाकर मेरे पास आए हैं, मैं उम्मीद पर पानी नहीं फेरना चाहता। आइए देखते हैं, मैं एक डायग्राम क्रिएट करता हूं, और डायग्राम क्रिएट होने के बाद मैं आपको संपूर्ण रूप से ये समझाता हूं क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी कहां है और क्यों है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे सन बना दिया, क्या बना दिया? सन। इसके बाद हमारे 4 ग्रह हैं, क्या करते हैं हम? शुरुआत के 4 ग्रह को ड्रा करते हैं। ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर यहाँ पे अपना आता है मंगल। कौन सा आया? मंगल आया। मंगल के बाद हमने देखा यहाँ पे एस्ट्रोनॉइड बेल्ट मिलती है। क्या मिलती है? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट मिलती है। इसके बाद अन्य ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहां पे है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार के हमारे सौरमंडल में, ध्यान सुनिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी आपकी मेहनत की वजह से आते, बाद में बातें करते हैं। यहां पे देखें, ये हमारे 8 ग्रह हैं, जो क्रमशः क्या क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो यहां पे इसका नाम है मंगल, इसे मार्स कहते हैं, जुपिटर है, इसे क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इन दोनों के बीच आइए एक बात मैं ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में हमने ये देखा कि शुरुआत में ग्रह क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया आपको, ये नीला बनाते हैं पृथ्वी को, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी क्या है? बड़ी है, लेकिन मंगल क्या उससे छोटा है? क्यों छोटा है? क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में कभी किसी जमाने में टक्कर हुई होगी। उस टक्कर की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी आ गई। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी आ जाती है। क्यों आ जाती है? देखिएगा, इस क्षुब्ध ग्रह के पहले को आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसके बाद को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 बातें हैं कि इसके पहले क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आंतरिक ग्रह, इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। ये भारी ग्रह है, ये हल्की ग्रह। कहां से अलग होते हैं? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट से अलग होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं, और इसे मंगल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ग्रहों के बीच ये पाई जाती है। कौन सी? क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट पाई जाती है। कभी कभी ये एस्ट्रोनॉइड बेल्ट जो होता है, ये अपनी दूरी पर चक्कर लगाते लगाते, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी
कभी कभी अपने धुरी पर चक्कर लगाते हुए इधर घूमते हुए जब पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरती है तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींचता है तो हमारी वायुमंडल पहुंच जाते हैं। हमारी वायुमंडल पहुंचने के बाद रगड़ खाने के बाद ज्वलित हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा। तो वास्तव में कोई तारा नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता उसके बारे में जानिएगा। अगर किसी भी तारे को, अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो उसमें 13 लाख पृथ्वियां समाएंगी। कितनी लाख? 13 लाख। मतलब अगर सूर्य का, तारे का 13वां लाख हिस्सा टूटेगा तो पृथ्वी के बराबर होगा। इसका मतलब साफ है कि ऐसा फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है आइए जानते हैं। रियल लाइफ में ये होता है कि जब ये पट्टी यहां से गुजरती है तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है खींच लेती है, वो अपने पास आता है तो प्रज्वलित होता है, जल जाता है, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा टूटा है। मन्नत मांग लीजिए, मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या होता है? ऐसा है केवल एस्टेरॉयड बेल्ट से जो पट्टी होती है या क्षुब्ध ग्रह कहते हैं, यही उल्का पिंड के नाम से जानी जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बातें हम नहीं करते क्लास पढ़ाते समय। आपको शायद अगर मेरी क्लास लिया होगा आपको ये बात विदित होगा। आपसे हम बातें लास्ट में करेंगे, सिलेबस टॉपिक खत्म होने के बाद, उसके पहले नहीं करेंगे। बेहतर लगे तो पढ़िएगा, नहीं बेहतर लगे मत पढ़िएगा, लेकिन मैं पढ़ाते समय किसी बात पे बहस नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो उत्तर है अब बताइएगा कि क्षुब्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो बताइएगा किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ध्यान से बताइए किन ग्रहों के बीच। अब आपको क्लियर हो गया कि पृथ्वी, मंगल, ना मंगल बृहस्पति, जी हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। बृहस्पति शनि ये नहीं, इनके बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच। पूरे जीवन काल आपको नहीं भूलेगा। आप ये जान लीजिएगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो होती है, क्षुब्ध ग्रहों की जो पट्टी होती है, यही पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं सारी बातें जवाब दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। आपको बात करनी है, लास्ट में आइएगा। अगला आता है नियुक्ता ग्रहों में से किसको पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। मजेदार प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। बताइए, जल्दी जवाब दीजिएगा। आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे सुपर टेट है, केवीएस है, कई भर्ती परीक्षाएं। एक दिन में कोई पढ़कर सफल नहीं होता। अभी मन से पढ़ लीजिए, भविष्य में आपके काम देगा, बाकी आपकी इच्छा। देखिए, नेपट्यून है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। तो बताइए किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा। आइए यहां पे हम दिखाते हैं आपको, फिर वापस ले चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो बना हुआ है, यहां पे आप देख ही रहे हैं। यहां पे एक बात को और देखते हैं। दो देखिए, ये मंगल क्या है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। तो पृथ्वी क्या थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसके जस्ट बगल में क्या है, ये शुक्र है। तो शुक्र क्या है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो पढ़ा है। चलिए, जो ये शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी आदि नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 95% होती है, 90 से 95। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपारगमता गैस होती है, सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीटिंग पावर बढ़ जाता है। इसे प्रेशर कुकर वाला भी ग्रह कहते हैं। इस प्रकार शुक्र ग्रह को चमकता हुआ ग्रह कहते हैं। इसमें से प्रश्न पूछा है आपकी परीक्षा में कि तारों वाला ग्रह किसे कहते हैं। तो तारों वाला ग्रह क्या है, शुक्र है। एक खासियत और है, हमारे सौरमंडल में कौन से ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। आइए देखते हैं। तो सूर्य ही ऐसा है, शुक्र ऐसा है जहां पे सूर्योदय पश्चिम में होता है, इधर से भी और यहां पे। एक प्रश्न और यहां से बनेगा कि हमारे किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। आइए इसको देखते हैं। तो वो क्या है, वो है आपका बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। यहां पे कोई नहीं है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जीएस के मामले में आपको ऐसी चीजें मिल जाएगी जो आपको आगामी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे बेहतर होगी। ये कहना जरा दुर्लभ है कि इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा ये दावा है कि इस उम्र में इससे बेहतर आपको किसी भी चैनल में कोई ऐसा बेहतर जीएस नहीं पढ़ाएगा। ये मेरा विश्वास है, घमंड नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपको पता हो गया। यहां पे क्या होगा, शुक्र होगा, क्योंकि शनि को छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। सब होगा नहीं, इसका शुक्र ग्रह सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक कमियां किसी में निकालने से पहले पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है। अब जल्दी से जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ा रहे। तो बताइएगा कि आकार के आधार पर, ठीक है भाई, आहिस्ता पढ़ेंगे, आदत हो गई साली ने खराब, अब नहीं होगी। आकार के आधार पर सौरमंडल में शुक्र वरुण ग्रह किस क्रम में आता है। तो वरुण ग्रह के देखिए
यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे लास्ट का ग्रह क्या है? वरुण। ध्यान से देखिएगा, कहां से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पता है किस क्रम में आया? तो सबसे दूर का ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे लंबा पर्द लगाता है सूर्य का। कौन? वरुण। कहां पे? सबसे दूर का। किस क्रम में? 8वें क्रम में। इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? पहले, दूसरे, तीसरे। लेकिन यहां पे प्रश्न क्या पूछा है? यहां पे प्रश्न क्या पूछा है कि बड़े क्रम पे कौन है? आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो ये 4 क्रम है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। तो वरुण क्या होगा? चौथे क्रम में आएगा। किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से। किसके हिसाब से? आकार के हिसाब से। ठीक, किसके हिसाब से? आकार के हिसाब से। तो इसका उत्तर क्या होगा? एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा? चौथे क्रम में। किस क्रम में? चौथे क्रम में। तो 2 बातें हो गए। किसके? एक तो हो गया आकार के हिसाब से, एक हो गया दूरी के हिसाब से। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो डेली आपकी प्रतिदिन क्लास चलेगी, 3 सेक्शन क्लासेस चलेगी। ठीक, आज 2 चलेगी, लेकिन कल से 3 क्लासेस प्रतिदिन रात को चलेगी। आगे बढ़ने हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। बड़ी मजेदार प्रश्न है। आप बताइएगा कि सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है कितना मापा गया है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपके लिए बेहतर लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। शेयर करने की इच्छा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं सही पढ़ा रहे, तब नहीं सही पढ़ा रहे तब जाइएगा, आपका टाइम बड़ा बहुमूल्य है। आइए इसके बारे में 2 लाइन हम लोग सुन लेते हैं। सूर्य धधकता हुआ गैस का एक बड़ा गोला है जिसकी व्यास पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है। आयतन देखा जाए तो 1 लाख गुना ज्यादा है पृथ्वी से। सूर्य के धरातल का अगर तापमान देखा जाए, सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो 11,000 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 11,000 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर तो सेल्सियस में देखा जाए तो ये होगा लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस या 6,000 डिग्री सेल्सियस होगा जी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 6,000 सेल्सियस। आपको विकल्प पता हो गया क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही है तो ध्यान से पढ़िएगा, शेयर करिएगा। एमपी टेट परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके बारे में बाद में बात कर लूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, पढ़ाई के अलावा मैं अन्य बातें नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में सभी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं उसके लिए अलग से लाइव हूंगा और केवल उसी टॉपिक में बात करूंगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से चांद का मतलब है एक तरह से ये मुहावरे का प्रयोग कर रहा है कि नाचना वे अंगनवा टेढ़। इसका मतलब नाच से बात नहीं है। चांद का मतलब होता है उपग्रह। सैटेलाइट से मतलब है किससे? सैटेलाइट से। कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट, माने जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनकी बात कर रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारे सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई तारा नहीं है, जिनके पास अपना कोई सौर नहीं है, जिनको अंग्रेजी में कह सकते हैं किसी के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो क्या है उसमें? कितने? बुध और शुक्र, माने 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। लिख लीजिएगा, ये परीक्षा में मैं आपको जो तोड़कर बता रहा हूं। ये रेगुलर क्लास चलेगी अनंत काल तक। जब तक आप लोग अंतिम रूप से अध्यापक नहीं हो जाएंगे तब तक ये डेली क्लास चलती रहेगी। किसी दिन अगर तबीयत खराब हो गया तो उसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन अनंत काल तक। लाइट साथ, नेट साथ नहीं दिया किसी दिन, खुदा न खास्ता बाकी 3 प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी। तो इसका क्या होगा? बुध और शुक्र इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, इसका उत्तर क्या होगा? इसमें बुध और शुक्र है तो बुध नहीं है, शुक्र नहीं है तो इसका क्या होगा? बुध ऐसा है इन 4 विकल्पों में से जिसके पास कोई भी प्राकृतिक ग्रह नहीं है। जी एमपी टेट के लिए हम बाद में बात करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोग से, मैं पढ़ाई की बातें भी बाद में आपसे कर लूंगा। इसके अलावा मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा, हर एक टॉपिक की बात करूंगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से जुड़े, उन्हें पढ़ लिया जाए। पढ़ने का मजा कुछ और होता है, पता है? ये भी जुनून होता है। जैसे भी मन है हमारा पढ़ने का तो पढ़ेंगे, फालतू बातें बाद में कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक, तो आइए लाल ग्रह देखिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किस ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण उसे लाल कहते हैं। वो क्या है? वो मंगल ग्रह है। वो हमारा कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। अगर देखा जाए तो क्रम के अनुसार हमारे ग्रह में 4थे स्थान पर आता है और उसके
पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डोमोस के नाम से जाने जाते हैं। इस पर दुनिया का दूसरा, पहला दुनिया में हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया है। इसमें सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पे वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल पे दो उपग्रह हैं और हमारे इस समय इस पे जीवन की तलाशने की संभावनाएं लगातार चल रही है कि यहाँ पे जीवन हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये इसका हो गया। अगला है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। इसे मैं भी कुछ देर पहले डिफाइन किया था। अगर आपको याद होगा आप इसका तुरंत जवाब दे लेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जवाब दीजिएगा। इसे पूर्ण विराम नहीं लगा तो हमने लगा दिया, नहीं तो सवाल गलत हो जाते। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। बताइए बताइए, ये आपके जो क्लास लाइव क्लास चल रही है, ये बीओ के लिए क्लास है आपके लिए। ये क्लास आप केवीएस के लिए पढ़ सकते हैं। ये क्लास सुपर टेट के लिए, जूनियर प्राइमरी जिसमें जीएस की बात करेगा, ये सभी के लिए रामबाण काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्र को कहते हैं, मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि सूर्य को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे है और सूर्य का सबसे ज्यादा सूर्य तब प्राप्त करता है, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा होती है। इसे भोर का तारा, चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, तारों वाला ग्रह, शाम का तारा आदि अन्य उपनामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो परावैंगिक जो किरणें होती है उन्हें अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, हीटिंग पावर बढ़ जाती है। इसको मैंने प्रारंभ में समझा दिया। ये एक ऐसा ग्रह है जहां पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में है। क्या है? हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। इस पे और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि शुक्र ग्रह के अलावा हमारे सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। जवाब दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। एक तो हो गया हमारा शुक्र, दूसरा क्या है, इधर से दूसरा, उधर से दूसरा। बीओ की क्लास कल से क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस से डेली चलेगा, आपका डेली चलेगा। जी नहीं, जुपिटर नहीं है, गलत बताया आपने। जुपिटर सबसे बड़ा है। इधर से अरुण, इधर से शुक्र, इधर से दूसरा और उधर से दूसरा। बस आगे बढ़ते हम लोग। ये प्रश्न का होगा क्या उत्तर, इसमें क्या होगा, चमकीला। तो आपका होगा, इसे शुक्वा ग्रह भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आम बोलचाल की भाषा में इसे शुक्वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ऑनलाइन क्लास नोट सभी चीजें उपलब्ध हैं। मैं आपको बाद में बात कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर हम ऑनलाइन क्लास की बातें करते फिर भी क्यों नहीं बात करते। सर पढ़ाई से पहले मेरे लिए कोई चीजें नहीं है। मैं यहाँ पे केवल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद की बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। अब बताइए, इसका जवाब आप लोगों को बताइएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। जल्दी जवाब दीजिएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अरे वाह, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, फोन कॉल बैक करके बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। आइए क्यों, देखिए यहां पे सूर्य हो गया, सूर्य के बाद पहले तो बुध है, लेकिन बुध सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, शुक्र है। क्योंकि सूर्य में O2 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। O2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, इसे अपारगम्यता वाला गैस कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस ग्रह में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पाया जाता है। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए हाँ, मैंने बताया, सही बताया आपने। इसलिए क्या होगा, शुक्र होगा सबसे गर्म ग्रह, शुक्र होगा, बुध नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, शुक्र ग्रह सही है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न में। आगे बढ़ते हम लोग, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने, मार्टिन श्मिट ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। अब देखिए कुछ प्रश्नों के जवाब आप तो आसानी से लगा लेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपकी मदद जरूर करना चाहूंगा। क्यों, कारण क्या है, न्यूटन तो करेंगे नहीं, न्यूटन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको भी ये बात पता है कि न्यूटन नहीं करेंगे। तो आइए इसके उत्तर को बताने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि आकाशगंगा क्या होता है। क्या आप लोग भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग एक बड़ी भर्ती परीक्षा में जाना चाह रहे हैं। और बड़ी भर्ती परीक्षा में जाने का मतलब हम आपको विकल्प के साथ साथ इसके बारे में भी डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या सुनना चाहेंगे कि क्या है ये सारी चीजें, इनके बारे में तोड़कर मैं आपको बताऊं। क्योंकि आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट उत्तर बताते चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग रट्टा मारकर नहीं आते। ठीक है, देखिए तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है,
तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत में का गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता तथा जो तारा निर्माण की जो प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है उसे मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं। हमारी पृथ्वी की भी एक अपनी मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी की भी अपनी एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी को आकाश गंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी के पास हमारे सौरमंडल का भी अपना क्या है, ध्यान सुनिएगा, अपना एक मंदाकिनी है, अपनी एक गैलेक्सी है। और उस को हम दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अब तक ज्ञात मंदाकिनी में से 80% भाग सर्पीला है। इसे मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। ये जिन्होंने बताया था एकदम सही जवाब है। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने किससे देखा था? टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में देखा था। कब देखा था? 1610 ईस्वी में टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाश गंगा के आकार के बारे में पूर्ण अवधारणा और विभ्रमण की जो विपरीत थी इस बात को स्पष्ट कर दिया। ठीक, तो अब आकाश गंगा सबसे नजदीक जो मंदाकिनी है वो देवयानी है। एक लाइन लिख लीजिएगा कि आकाश गंगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, आकाश गंगा के सबसे नजदीक देवयानी कौन सी? देवयानी है। देवयानी मंदाकिनी है, मतलब हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक मंदाकिनी देवयानी है। ठीक, अभी हाल ही में एक नई मंदाकिनी का खोज किया गया। उस मंदाकिनी को ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ। ड पे हलंत रहेगा, ड्वार्फ कहते हैं। हाल ही में एक मंदाकिनी की खोज की गई। तो यहां से आपको जो समझ में आए आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो लिखा करिए, क्योंकि मेरी क्लास अगर जीएस के लिया करिए तो कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, क्योंकि हम विकल्प को तोड़कर बताते हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि परीक्षा का लगातार पैटर्न बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रश्न कहां से बना दे ये कहा नहीं सकता। इसलिए जो मेरे पास ज्ञान है मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी आपको अगर, क्योंकि मुझसे बेहतर अगर कोई पढ़ा तो जाके पढ़िएगा, समय महत्वपूर्ण है। यहां पे गैलीलियो हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसे हम अनुमान लगा सकते हैं। बताइए क्या अनुमान लगा सकते हैं? जवाब दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी पे हम समुद्र तट पर बैठकर सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? बताइएगा क्या लगा सकते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या लगा सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए मैं विवादित के लिए मैं जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं उसके लिए लाइव आऊंगा, सूचना मैं आपको दे दूंगा। हो सकता है कोई समस्या आ गई इसलिए मैं लाइव नहीं आया, तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं उसके टाइम आऊंगा तो मैं उसकी बात करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं केवल भूगोल में बात करूंगा। अगर आपको भूगोल में बात करना तो ठीक है। तो क्या होगा, देखिएगा, ध्यान से जानिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का ना दूरी से कोई मतलब नहीं है। दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ये तो गलत हो गया। सागर की गहराई, जी नहीं। तो यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या का, किसके? पृथ्वी की त्रिज्या का। यदि हम समुद्र तट पर बैठ जाएं तो दो सूर्यास्तों के बीच जो बीतने वाला समय है को मापे तो हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो लिख लीजिएगा 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर है। अगर व्यास पूछ देगा तो घबराइएगा नहीं, केवल गुणे 2 कर दीजिएगा, आपको व्यास निकल जाएगी। बाकी हम लोग पेड क्लास में इसके बारे में पूरी विधिवत चर्चा करेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे। बाकी जब हम लोग लाइव क्लास पेड क्लास पढ़ेंगे वहां पे मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहां जानते रहिएगा 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। और बाद में यह भी बताऊंगा बृहस्पति त्रिज्या ज्यादा बड़ी है कि ध्रुवीय त्रिज्या क्यों बड़ी है, पृथ्वी गोली है चपटी, ये अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे प्रश्न सीरीज खत्म होगी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे केवल प्रश्न मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर क्योंकि मैं व्याख्या कर दे रहा हूं इसलिए उत्तर वहां पे मैं नहीं दूंगा। उत्तर आप यहां से देख लीजिएगा। प्रश्न मैं रिवीजन के लिए आपको दे दूंगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। भैया सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, तो बताइए कब दिखाई देते हैं? चक्रवात के दौरान, प्रति चक्रवात के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान कब दिखाई देते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक लाइन में लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा। सही जवाब आप लोग दे रहे, एकदम राइट आंसर आपके आ रहे हैं। जी जी, एकदम सही जवाब, सूर्य ग्रहण के समय। बहुत सही जवाब है आपका, सूर्य ग्रहण के समय। लिख लीजिएगा। आगे हमें पढ़ाना है, इसलिए मैं सूर्य ग्रहण आपको नहीं पढ़ा रहा हूं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। बताइए, जब एक लाइन में आप जान लेगा सूर्य ग्रहण कहते किसे हैं। माने अगर मैं पढ़ाऊं, आपको सुनाई ना दे, आपको दिखाई ना दे, कहेंगे सर जी के ऊपर ग्रहण लग गया है क्या, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बस वही चीज है, जब सूर्य का प्रकाश किस पर, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, मतलब क्या होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, सूर्य का पूरा प्रतिबिंब पृथ्वी पर नहीं आ पाता। इस दशा को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य चला, ये पृथ्वी, बीच में चंद्रमा आ गया, माने इसका जो प्रकाश था वो प्रकाश क्या हुआ, नहीं आ पा रहा है। और जब नहीं आ पाएगा किसके पास, पृथ्वी के पास, तो कहते हैं कि भैया सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कौन सा ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। बाकी आगे चर्चा करेंगे, अभी 50 प्रश्न की सीरीज है, 50 प्रश्न सीरीज का मुझे लगता है एक दिन में खत्म ही नहीं होगा, 25 प्रश्न नहीं हो पाएगा। ठीक, आगे बढ़े, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। अगर आपको बेहतर लग रहा है, आपको लगता है कि अगर मेरे साथ जुड़कर आपका चयन होना पॉसिबल है, तो जुड़े रहेगा। यह क्लास आपको प्रतिदिन शाम को मिलेगी, मैं टाइम इसकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये प्रतिदिन आपको मिलेगी। पेड क्लास के लिए वो जो क्लास पूरी चलेगी वो आपको नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज प्रतिदिन आपको जीएस की मिलेगी। हम आपके साथ हैं, आप भी साथ दीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन कौन सा है। अगर आप लिखना चाहें तो उनके व्यास हम लिखवा दे, अगर आप व्यास लिखना चाहें तो हम सभी ग्रहों के व्यास लिखवा दे। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है उसे हम बृहस्पति कहते हैं, जिसका जो व्यास है किसी को पता है? नहीं पता है? 1,42,296, 1,82,296। किसी कॉलर उठा लीजिए, तो कट गया। 1,82,296। शनि का कितना है? 1,20,660। अरुण का है 51,118। वरुण का है 48,600। पृथ्वी का है 12,756 किलोमीटर लगभग। फिर शुक्र का है 6,787। शुक्र का है 12,104। शुक्र का है 12,104। मंगल का है 6,787। बुध का 48,78। बुध का 48,78, 7,878 है। ठीक, इस प्रकार हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लिखना चाहें तो लिख ले, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद तब मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक, लिख दें? चलिए लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। भैया हम आपको पढ़ाने के लिए तो आए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको चयन करवाना है, आपको चयनित करवाना है। इसलिए मेरा उद्देश्य केवल आपको अंतिम में चयन करवाना है। एक आध मिनट लेट होगा, चलिए हम लिख दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, लिखिए, खाली लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी देखिए, आइए यहीं से लिख देते हैं। चलिए, हमारे सौरमंडल का एकदम जुगाड़ से याद करें। जुगाड़ से कैसे याद करेंगे? हमारे सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद तुरंत आएंगे किसके पास? पृथ्वी, पृथ्वी के पास शुक्र, शुक्र के पास मंगल, मंगल के पास बुध। बस एकदम तरीका याद है, बस एकदम तरीका है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आपको पता हो गया भैया, इसका उत्तर हमारा बृहस्पति। बाकी इसके बारे में आगे चर्चा कर चुके हैं, इसके पहले भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, अभी आप बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सौर मंडल के विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, माने घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा का उससे छुटका, उससे छुटका। तो कौन सा होगा? अभी जस्ट मैंने बताया, तो कुछ नहीं करना, यहां से देखिएगा, क्योंकि ये हल्की गैस कहते हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। 4 ग्रह पूछा, यही 4 हो गए। आइए देखते हैं विकल्प में कहां है। तो विकल्प मिल गए बृहस्पति, बुध गलत,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध, गलत, यही आपका सही हुआ। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा? तीसरा, अर्थात सी जवाब आपका ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखिए, केवल प्रश्न का विकल्प हल कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, सब बताएंगे, सब बताएंगे भैया, एक तरफ से सब बता रहे हैं। अभी आगे आने दीजिए, अभी तो ये 50 प्रश्न सौरमंडल से हैं, अभी तो आपका 15 चल रहा है। अभी हम सारे प्रश्नों को बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे, कोई चीज आपकी नहीं छूटेगी, कोई चीज छूटेगी फिर आप लास्ट में कहिएगा। हाँ, केवीएस के बारे में पढ़ा, केवीएस में भी काम करेगा ये, सुपर टेट की, हाँ सुपर टेट, सब कुछ हम देंगे, लेकिन क्लास के लास्ट में। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिलेगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा यानी दुर्गेश से, वहां पे हम आपको सब कुछ देंगे। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ाई की बात करते हैं, समय बड़ा बहुमूल्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा नहीं है? क्षुब्ध ग्रह, ग्रह, निहारिका, धूमकेतु, इसमें बताइए कौन सा नहीं है? हम सब सिलेबस, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन पहले पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए बस। इसमें सारे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग क्षुब्ध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। आइए एक बार हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देख के। हमारे सौरमंडल में, सौरमंडल कहते किसे आपको पता है? सौरमंडल किसे कहते हैं? जी नहीं, केवल सूर्य को नहीं कहते, सूर्य और सूर्य के पास जो परिवार होता है उन सभी को मिलाकर हम सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह के अलावा एक चीज आती है, क्षुब्ध ग्रह की पट्टी, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। मतलब क्या? ग्रह, उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह की पट्टी, उल्का पिंड, धूमकेतु, तारा, इन सभी को मिलाकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। किसका? हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। और कौन नहीं है? तो उसमें निहारिका नहीं, क्योंकि निहारिका से हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ है, इसलिए इसका उत्तर निहारिका नहीं होगा। निहारिका क्या है? हमारे सोलर सिस्टम की मदर है, जननी है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? निहारिका होगा। इसका उत्तर क्या होगा? निहारिका। क्या होगा? निहारिका। इसका जवाब क्या होगा? निहारिका। ठीक है। हाँ, केवीएस की सभी क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास के बारे में लास्ट में बात करते हैं, अभी आप पढ़ लीजिए। ये मैं बता दूं, ये सुपर टेट के लिए, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, बीईओ की परीक्षा देने जा रहे हैं किसी की, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जब हम ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस पढ़ाएंगे, किसी ने पूछा निहारिका क्या होता है, जब हम ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस पढ़ाएंगे, माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ाएंगे, तब मैं आपको निहारिका पढ़ाऊंगा। अभी तो क्लास भी तो आप लोग पढ़ेंगे ना, जो वहां पे पढ़ेंगे, तो वहां पे जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे इसको पढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? देखिए, यहाँ पे बुद्ध था, लेकिन टाइप करने में गलती हो गया, यहाँ पे बुद्ध लिखा हुआ था, लेकिन जहां से टाइप हो रहा था वहां से थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे वो गायब हो गया, तो यहाँ पे बुद्ध लिखा था। तो निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? मंगल, प्लूटो, पृथ्वी, बुध। इसमें ठंडा पूछा, ग्रह शब्द की व्याख्या नहीं किया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सबसे ठंडा क्या है, बताइए क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक बार पुनः डायग्राम पे वापस लेके चलूंगा। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने पृथ्वी के 8 ग्रहों को लिखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे ठंडा सबसे लास्ट का ग्रह होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो सबसे लास्ट में एक ग्रह था, इसका नाम था प्लूटो, यम, कुबेर, जिसे एआईयू ने 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसे ग्रह नहीं, उसे ड्राफ्ट प्लेनेट कहा गया, उसे बौना ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया? आइए जानते हैं। देखिए, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जिसमें न खुद का प्रकाश होता है, न खुद की उष्मा होती है, वो अपनी धुरी पर घूमते हुए अपने साथी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। लेकिन जो यम था, जो प्लूटो था, जो कुबेर था, वो अपनी कक्षा के साथ साथ दूसरी कक्षा को काटता था, बाधित करता था, इसीलिए उसे एआईयू ने उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, उसे ड्राफ्ट प्लेनेट घोषित कर दिया, बौना ग्रह घोषित कर दिया। लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8, लेकिन 2006 के पहले 9 हुआ करती थी। तो सबसे ठंडा ग्रह पहले प्लूटो हुआ करता था, अब क्या है? अब वरुण है। तो इस समय इस विकल्प के आधार पर क्या होगा आपका उत्तर? क्योंकि हमें विकल्प के आधार पर देखना है, इसका उत्तर प्लूटो, यम, कुबेर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। पूरी व्याख्यात्मक हल हम बताएंगे, लास्ट तक देखिएगा, सभी को शेयर करिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप जितने भी चैनल पढ़ेंगे, कोई इस तरह से व्याख्यात्मक हल नहीं करेगा किसी भी सब्जेक्ट के। इसके तुरंत बाद अगली क्लास भी हम लेकर आएंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। इसके बाद वो भी क्लास चलेगी। ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, एक बटन गलती होता है तो काफी दिक्कत हो जाती है। चलिए,
बड़ी दिक्कत हो गया, इतना बढ़िया डायग्राम बनाया था, डायग्राम कट गया। एक सेकंड रुक जाइएगा, छोटी सी गलती हो गई हमसे। कहाँ गया जी, वो पूरा गायब हो गया, यहाँ आ गया। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, पूरा गायब हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, हमें फिर से डायग्राम क्रिएट करना होगा। आइए यहाँ पे है, तो सबसे ये हो गया प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? अब यहाँ बताइएगा कि पृथ्वी की सबसे दूर पर कौन सा खगोल पिंड है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब आसानी से दे लेंगे। बताइए, यहां पे भी एक ही प्रश्न आपका आएगा कि यहां पे जो सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा होगा? यहां पे प्लूटो ही होगा। ठीक है, यहां ध्यान, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वी में कौन सा खगोलीय पिंड दूरी पर है, यह ग्रह उपग्रह की बात नहीं कहा है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, एक थोड़ा सा पेन से लिख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठे हैं, लिख लीजिएगा कि पृथ्वी से जो प्लेटो की दूरी सबसे अधिक है, प्लूटो यम की दूरी सबसे अधिक है। यह सूर्य से 591 करोड़ किलोमीटर दूर है। 591 करोड़ किलोमीटर दूर, लिखते चलिएगा। यह सूर्य से यह 591 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्षों में, यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्षों में पूरा करता है। यह अपनी दूरी पर, यह अपनी एक्सिस पर 6 दिन 9 घंटा, यह अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर 6 दिन और 9 घंटे में पूरा करता है। 9 घंटे में पूरा करता है। लेकिन अब इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? प्लूटो होगा। आप लिख लिए, कुछ छूटा हुआ तो दोबारा बोल दे। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला है पल्सर होते हैं। यहां पे देखिएगा, पल्सर होते हैं। कुछ लोग कहेंगे तो बजाज की एक बाइक होती है। बताइए पल्सर क्या होता है? ध्यान सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा फिर बताइएगा। अगला लिखिएगा, पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। यह एक उच्च चुंबकी घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा। यह तेजी से घूमता है, इस कारण इसका नाम पल्सर पड़ा। इसका बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सबसे सही है? जवाब दीजिएगा, सबसे सही विकल्प इसमें कौन सा होगा? बताइए इसमें कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। तेजी से घूमने वाला तारा, तो पल्सर भी तेजी से चलता है, इसी के नाम पे बजाज की गाड़ी का नाम पल्सर पड़ा है। ध्यान सुनिएगा, इसी के नाम पर जो गाड़ी आपकी बजाज आई है उसका नाम पड़ा है, इसी के नाम पर कि जो तेजी से घूमने वाला तारा को पल्सर कहते हैं और तेजी से चलने वाली बाइक का नाम बाद में आके पल्सर रखा गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? नेक्स्ट टाइम क्लास से जब भी देखते हैं बताते हैं। 9 बजे, 9 नहीं 10 बजे शौक लगता है। हमें लगता है एक दिन में 25 प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। एक दिन में 25 प्रश्न, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, चलिए बताइए क्या है? अब इसका जवाब दीजिएगा तब हम बताएंगे। विषुवत रेखा है, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए तब हम आगे बताते हैं। जवाब दीजिएगा। देखिए क्या होगा विषुवत रेखा, आइए ध्यान से देखते हैं। ये देखिए हमारी पृथ्वी हो गई। थोड़ा सा बाएं हाथ से काम कर रहे हैं, चाहे है ना। तो यहाँ पे बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, जिससे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भैया भूमध्य रेखा को इसी कहते हैं, इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये कहाँ है?
ये है काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, ये पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले को दक्षिण गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर डिवाइडेड कौन करता है? इक्वेटर लाइन करती है। कौन करती है? इक्वेटर लाइन। आइए देखते हैं विकल्प की तरफ। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा? जी नहीं, जो ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। तो यहाँ पे शनि कहा, शनि होगा नहीं। पृथ्वी के घूर्णन को अक्ष को कहते हैं? जी नहीं। तो इसका विकल्प क्या होगा? जवाब दीजिएगा। सही जवाब है आप लोग का बी। सही जवाब बी है कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच, यहां पे देखिएगा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचे बीच। अगली लाइन, यह इर्द गिर्द घूमने वाली रेखा काल्पनिक रेखा। ये देखिए पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 2 अर्थात 20 का राइट आंसर होगा। जिन्होंने बी बताया था उनके जवाब सही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम लोग। फिर कट गया, यहाँ टच करते हैं, इसको हटाना होगा, एक गलती हो जाती है तुरंत हट जाता है। अगला देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी में सबसे नजदीक तारा कौन सा है? जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, एक सेकंड रुक जाइएगा, फिर गलती हो गई। ओ टच हो जाता है ना तो वहाँ अब जवाब दीजिएगा जरा, तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी उंगली इधर उधर हो जाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? बताइए। याद रखिएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसमें सेंटारी दिया है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है, इसमें सेंटारी दिया है तो प्रॉक्सिमा सेंटारी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। लेकिन हम एक प्रश्न से पूछना चाहेंगे आपसे, अगर आप जवाब देता, जी यहां पे जवाब आप दीजिएगा। हम छोटा आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक सबसे चमकीला तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी के पास सबसे नजदीक सबसे चमकीला तारा क्या है? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सबसे चमकीला तारा क्या है। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हुए, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा, बताइए। याद रखिएगा, जो सूर्य का बाह्यतम परत होता है यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? जवाब जल्दी से दीजिएगा। किरीट या कोरोना कहते हैं। सही जवाब, किरीट या कोरोना कहते हैं उसे। किरीट या कोरोना कहते हैं। यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, अन्य समय नहीं दिखाई देता। अच्छा, पृथ्वी के पास सबसे चमकीला जो तारा है, चमकीला तारा सूर्य के बाद, उसका नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस नाम है। क्या नाम है? साइरस नाम है। जबकि पृथ्वी का पास सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, दो बातें हो गई, एक तो नजदीक तारा, एक सबसे चमकीला तारा। तो चमकीला तारा की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी? ध्यान सुनिएगा, तो क्या होगी? साइरस होगी, साइरस। लेकिन अगर सबसे नजदीक सूर्य के बाद तारा पूछ लेगा तो क्या होगी? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जस्ट मैंने पहले बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे पढ़िए। तो किरीट जो कोरोना होती है यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। कब? केवल सूर्य ग्रहण के समय। यह भी मैंने बता दिया कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जानते हैं? जवाब दीजिएगा। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? ये मत कहिएगा कि दुर्गेश सर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ाया। जल्दी जवाब दीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको अगर लगता है मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तब लाइक करिएगा, अगर आपको लगता है मैं सही पढ़ा रहा हूं तब शेयर करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। और पेड क्लास के बारे में, ज्वाइन करें क्लास के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं। नंबर ही मैं लास्ट में दे दूंगा, अभी कोई नंबर मांग रहा था लास्ट में दूंगा। जी, आप लोगों ने एकदम सही बताया कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, सुकोआ ग्रह आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, और भी सूर्य पृथ्वी के बाद या सूर्य के बाद दूसरा सबसे ग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी क्या है?
निकटतम ग्रह है जो 225 दिनों में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसे सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, चमकीला तारा आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक, यह पश्चिम दिशा में सुबह पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। यहां पे देखा जाए इसको शाम को यह पश्चिम में दिखता है, शाम को पश्चिम में दिखता है, और जबकि सुबह में यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा। बाकी ग्रहों के बारे में मैंने ऊपर पहले चर्चा कर लिया है, इसलिए इसके बारे में इससे ज्यादा व्याख्या हम आपके सामने नहीं करेंगे। मैं सारी बातें आपसे करूंगा, अपना नंबर भी दूंगा, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं। अगला है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताइए। चलिए, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया है। आप ये नहीं कह सकते दुर्गेश सर इसका उत्तर मुझे नहीं पता। जल्दी जवाब दीजिएगा। आइए, पहले एक चीज हम बताएंगे कि सूर्योदय पूरब में ही क्यों होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, संख्या मत कम करिएगा, क्योंकि आपके जीवन में हमेशा काम आएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं। आप कभी बस या ट्रेन में बैठे हैं? ध्यान सुनिएगा, कभी आप बस ट्रेन में बैठे हैं? जैसे जब हम बस या ट्रेन में बैठते हैं तो बाहर देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट पूरे जीवन काल नहीं भूलेगा। ध्यान सुनिएगा, जब आप कभी बस या ट्रेन में बैठे हैं तो बस ट्रेन में बैठने के बाद जब हम बाहर देखते हैं, जब हमारी ट्रेन चलती है, बस चलती है, तो पता है जब हम लोग छोटे थे तो पेड़ पीछे भागता था, खंबा पीछे भागता है, साइकिल वाला पीछे भागता है। अब बताइए, ध्यान से सोचिएगा कि वास्तव में खंबा पीछे जाता है कि आप पीछे जाते हैं? ट्रेन तो आपकी चलती है, कार तो आपकी चलती है, बस तो आपकी चलती है, लेकिन वास्तव में पश्चिम दिशा की तरफ भागता है। सेम एक कंडीशन हमारे सौरमंडल में होता है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जाती है, इसलिए लगता है कि सूर्य पूरब निकला पश्चिम गया। जी नहीं नहीं नहीं, वास्तविकता तो ये होता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायान है। जैसे ट्रेन चलती है, पेड़ खड़ा होता है, लेकिन लगता है पेड़ पीछे भाग रहा है। ना ना ना, भागते हम हैं, भागती हमारी ट्रेन है, भागती हमारी बस है, भागती हमारी कार है, लेकिन हमको ये लगता है कि नहीं, हम न भाग रहे हैं, पेड़ पीछे भाग रहा है। सेम यही चीजें होती हैं हमारे सौर मंडल में, क्योंकि सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ आती है, इसलिए सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। जबकि सूर्यास्त का तात्पर्य है कि सूर्यास्त कभी होता ही नहीं, क्योंकि सूर्य कभी डूबता ही नहीं, क्योंकि वह हिस्सा सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाता है। हमें लगता है सूर्यास्त हो गया, सूर्य डूब गया। ना ना ना, डूबता ही नहीं सूरज, क्योंकि सूर्य जो होता है सदैव चमकता रहता है, और तारों में जो रंग होता है उसकी आयु बताता है। तो इससे एक बात स्पष्ट हुई कि हमारे सौरमंडल में दो ग्रह हैं, केवल शुक्र और अरुण, जो जहां पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि वह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं, इसलिए यह दो ग्रह ऐसे हैं। कौन कौन? शुक्र और वरुण, माने इधर से दूसरा उधर से दूसरा, दोनों ग्रह ऐसे हैं जहां पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है। तो ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं। अब कहेंगे सर अगर हम भूल गए तब, ये हम भूल गए तब तो कैसे याद करेंगे? नदी अपने बहते हुए देखा है, नदी जितनी भी नदियां कुछ को छोड़ दिया जाए तो सभी पूरब से किधर जाती हैं? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं, सभी नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व जाती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसीलिए अब कहेंगे सर नहीं, हमने तो पढ़ा है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, ये तो उल्टा बहती है। भैया मैंने कहा ना, उनको छोड़ के अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की बात कर रहा हूं। सुपर टेट, बीईओ, केबीएस सभी की जीएस में एक साथ कंबाइंड पढ़ा रहा हूं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम में। सभी की क्लासेस कल से बारी बारी से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है, आप लोग कब से नंबर मांग रहे हैं, तो मैं नंबर आपको दे देता हूं। ऑफिस का नंबर है 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स की सभी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक, मैं अपना नंबर लास्ट में दे देता हूं। तो हमने ये देखा, हमने ये सीखा कि दो ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूर्योदय पश्चिम में होता है। कौन कौन? एक इधर से शुक्र, उधर से। लेकिन पूरी जिंदगी मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं कि सूर्योदय क्यों पूर्व में होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई पूछना है? देखिए बीईओ की क्लास में भी जीएस है,
केवीएस में है, डीएसएसबी में है, सुपर टेट में है। ये ऐसा सिलेबस होता है जो अपने आप में एक गहरा होता है। इसलिए यह आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन चलेगी शाम के 6 से रात के 11 बजे वो सतत रूप से चलती रहेगी। जिस दिन मेरी तबीयत ना खराब हो या मुझे किसी अर्जेंट काम ना आए, वाईफाई सही है, नेट सही है, तो लगभग हफ्ते में 7 दिन होता है। 7 दिन आपको ये क्लास चलती रहेगी। क्लास पूरी तरह से फ्री रहेगी। शाम को पूरी क्लास फ्री रहेगी। जो पेड क्लास होगी दिन में चलेगी, वो अपनी पूरी क्लासेस की तरह चलेगी। पूरी ज्योग्राफी हम उसको वहां पढ़ाएंगे। ठीक, बाकी जो क्लास चलेगी सारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन अपने अपने टाइम पे चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर बढ़ेंगे घटेंगे वो इसके बाद का विषय है, अभी नहीं है। यहां पे आइए, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें हमारी पृथ्वी एक ग्रह है? तो ये बताइए, ये कुछ देर पहले हमने बताया था। बताइए। दुग्ध मेखला, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। दुग्ध मेखला, मिल्की वे, तो क्या होगा? दुग्ध मेखला होगा। ठीक, अब बताइए, मैं 50 प्रश्नों की सीरीज है, आपकी 1 घंटा की क्लास चल चुकी है। तो इसके बाद हम लोग समाधान समय लगेगा ना 9:30, 10 मिनट, 10 प्रश्न हुआ है, 10 मिनट लगेगा। अच्छा, 10 मिनट और लगेगा। इसके बाद 10 बजे से अगली सीरीज अगर लेकर आए, क्योंकि ये सीरीज अभी काफी लंबा चलेगी। अभी तक के 25 प्रश्न हुए। अगर आप कहें तो 25 प्रश्नों की सीरीज कल स्टार्ट करें, आधा आज आधा कल। इसके बाद हम लोग संविधान पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कोई दिक्कत? ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आता, मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं जब लाइव होता हूं तो यूट्यूब इससे नहीं देता। आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनी में दुर्गेश साहब। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगे लास्ट तक देखने के बाद, आप इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। अपने सभी साथियों को ये बताइएगा कि वास्तव में जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स पढ़ी और पढ़ाई कैसे जाती है वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, विकल्प बताते हैं, इधर से अपना देखते हैं कि रट्टा मार के ये बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान का सागर चाहिए, आपको ज्ञान का गागर चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन, चयन अंतिम रूप से जरूरी है। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसलिए इसे आप ऐसे किसी के हाथ में मत दीजिएगा जहां पे आपका भविष्य खतरे में हो। ठीक, तो कल के बाद से हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। मैं हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सबके अलग अलग है। एमपी ग्रेड की क्लासेज मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। एमपी की बीईओ की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं। और मैं प्रैक्टिस सेट जब मैं कराऊंगा, प्रत्येक संडे को सभी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगी। एक दिन सुपर टेट की, केवीएस की, डीएसएसबी, एमपी ग्रेड 3 और बीईओ की ये प्रैक्टिस सेट सतत रूप से चलेगी। और ये प्रत्येक संडे को पूरा 150 प्रश्नों की सीरीज हल होगी। तो आप जुड़िएगा मेरे साथ, अपने जिन का बेस्ट दीजिएगा, सफलता आपके कदमों में होंगी। अब अपने ये सुपर टेट के लिए, सुपर टेट की भी बैच में अगर आप ऑनलाइन दाखिला लेना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। मैंने एकदम मिनिमम चार्ज रखा, इसलिए रखा है ताकि आप सभी लोग वहन कर सके। मेरे यहाँ के भी खर्च, मेरे स्टाफ का बिजली बिल, रेंट, इसका खर्च, आदि चीजें निकल जाए, मैं भी खुश रहूं, आप भी खुश रहें, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, अंतिम रूप से आपका चयन करवाना। वरना इस नाचीज को जानेगा कौन? इस नाचीज को आपके सिलेक्शन के, आपके चयन से कोई जानेगा। इसलिए आपका चयन होना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, कोई पूछ रहा यूपी टेट में ओएमआर भरते समय उसने कोई गलती कर दी है, मैंने इस पे वीडियो बना दी है, आप वहां जाके देखें। आप इस क्लास को परेशान होकर अपने आप में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी कितनी बात का जवाब दूंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया, वहां पे आप बात कर लीजिएगा। नंबर बढ़ने के लिए मैं लाइव आऊंगा, वहां पे नंबर बढ़ने की बात करेंगे। इससे आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होंगी। और थोड़ा सा नियम अगर नहीं रहेगा, हम लोग सफल कैसे होंगे? हम लोग को खिचड़ी नहीं बनानी है, हम लोग को सिलेक्शन देना है, हम लोग का अध्यापक बनाना है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि आप लोग केवल क्लास, जिस क्लास की जो बातें चले वहां पूछा करिए, मैं जवाब ना दूं तब कहां करिए। ऑफलाइन जौनपुर जनपद में, वाराणसी में चलेगी, जौनपुर जनपद में टीडी कॉलेज के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में चलेगी, वहां आप आके ले सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास के सामने में, हाँ, मुझे थोड़ा सा नहीं, आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो लगेगा लोग गाली देंगे, सर पढ़ाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। ये मैं नहीं चाहता। मैं टॉपिक के बाहर अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कारण इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके लिए मैं दोबारा लाइव आ जाऊंगा, आप कहेंगे तो। ठीक, तो इसलिए आज की टॉपिक खत्म होती है, क्योंकि आज 25 करा पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद काफी प्रश्न है। तो कल हम लोग इसकी दूसरी लेंगे। ठीक, तो दूसरी क्लास कल हम लोगे। चाहे किसी भी क्लास ले, सबकी फीस मैंने 3500 रुपये निर्धारित की है, जिसमें आपको पूरी क्लास मिलेगी। अच्छा, पेड क्लास के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो मैंने 3500 रुपये शुल्क रखा है केवल ऑनलाइन क्लास का। इसमें ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगी, पीडीएफ में पूरी नोट्स मिलेगी, प्रैक्टिस सेट पूरी पीडीएफ मिलेगी, और आपको जो भी क्लासेज होंगी वो आपको
सुबह के टाइम मिलेंगी और प्रतिदिन की क्लासेस डेली फिक्स टाइम पे फिक्स जगह मिलेंगी। और उसके बाद ये शाम की क्लासेस जो है ये पूरी तरह से फ्री रहेंगी, सभी के लिए रहेंगी। यहाँ पे केवल प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी, क्लासेस केवल पेड क्लास में चलेंगी। यहाँ पे हम केवल उनकी व्याख्यात्मक हल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर आपके पास कोई समस्या हो, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस सब्जेक्ट संबंधित, आपका मोस्ट वेलकम है। टाइम कल का टाइम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। वैसे 7 से 11 बजे तक चलेगी कल, क्योंकि कल से 4 प्रैक्टिस सेट चलेगी, एक सुपर टेट की चलेगी, एक केबीएस की चलेगी, एक एमपीपीसीएस की चलेगी, एक सीटेट की। तो कल से 4 टाइम में अलग अलग टाइम में चारों की चलेगी। इसलिए हम आज की टाइमिंग कल थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि आज कल परीक्षा खत्म हुई है तो व्यस्तता कल खत्म हुई है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए कल से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बीओ का टाइम, जीएस का वो सभी क्लासेस सुबह में चलेंगी। ये जीएस क्लासेस आपके बीओ में और सुपर टेट को केबीएस को मिलाकर है। एमपी टेट की क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद अभी मैं उसके बारे में अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हार्ड था लेकिन अब क्या बताऊं, चलिए ठीक है। विवादित के लिए मैं कल लाइव आऊंगा, आज थोड़ी सी इसमें दिक्कत ही हो गई, मेरे पास सभी साक्ष्य नहीं मिल पाए, तो कल मैं विवादित के लिए लाइव आऊंगा, उससे मैं बात करूंगा। ठीक, एमआर की वीडियोस की मैंने पहले डाल दिया, जाके देख लीजिएगा। मैं 3 बजे लाइव हुआ था, उसमें मैंने एमआर के बारे में बता दिया है। और कोई सवाल आपका? चलिए, अच्छा एक बात और है, इसके बाद तुरंत आपकी अगली क्लास चलेगी 10 मिनट के अंतराल पे, जाइएगा मत। हम वहाँ पे पॉलिटी लेकर आएंगे और पॉलिटी में एकदम बेहतरीन पॉलिटी पढ़ाएंगे, आप भी याद रखिएगा। पॉलिटी इसकी जस्ट 15 मिनट के बाद अगली क्लास शुरू होगी। 15 मिनट के बाद जहाँ पे हम पूरी तरह से पंचायत कह रहे हैं संविधान के पूरी तथ्यों को पढ़ेंगे और तोड़ कर पढ़ेंगे, मरोड़ कर पढ़ेंगे, उससे बात बाहर परीक्षा में ना आए। ठीक, तो इसके जस्ट बाद आएगी। और कल से 5 क्लास चलेंगे तो पांचों के अलग अलग हम बता देंगे। अच्छा ठीक, तो इसी के साथ आपके जो प्रश्न है अब यहीं पे खत्म होते हैं। बाकी प्रश्न हम अगले जस्ट नाउ नहीं, क्योंकि इसके बाद तुरंत आगे 10 मिनट गैप रखते हैं, इसमें इंपोर्ट करना फिर उसको लगाना। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लास चलेगी। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। एक दिन में 25 क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि 50 में समय ज़्यादा टूटता है और बाद में कोई वीडियो देखता नहीं, लगता है बहुत पढ़ाए, बहुत पकाऊ वीडियो है। बेस्ट ऑफ लक। भोजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुरंत आना है ना, 15 मिनट लगेगा। 10 बजने वाला है क्या? हाँ नहीं, 9:30 तक आ जाएंगे, 9:30 पे लाइव हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से लाइव आते हैं हम दोबारा।